मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं 11 मई से बनने वाली 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, मई 2024 में जारी 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भारत का जो स्थान है इसमें वो है चौथा। और बात करें पहले स्थान पे, तो पहले स्थान पे चीन है, और दूसरे पे अमेरिका है, यूएसए, और तीसरे पे जो है भारत है। फिलहाल इसका जो राइट आंसर फिलहाल इसका 80 है, तीसरा है। ठीक, चौथा नहीं, इसमें तीसरा है राइट आंसर इसका। अब बात करें इसकी, तो यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक बैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो 2015 में विश्व में 9वें स्थान पर था, 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया। ठीक है, जापान चौथे नंबर पर अब आ गया। ठीक, तो इसमें कुल 80 देश शामिल थे और जिसमें भारत का स्थान है तीसरे नंबर पे आ गया है। 2023 में भारत में उत्पादित कुल बिजली में सौर ऊर्जा का योगदान की बात करें तो 5.8% रहा है। और भारत में पूछे तो सौर ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज़्यादा है राजस्थान, उसके बाद कर्नाटक है। ठीक, राजस्थान पहले स्थान पे। अगला प्रश्न हमारा है, मई 2024 में किस राज्य सरकार ने पिरूल लो पैसे पाओ अभियान शुरू किया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल उत्तराखंड है। यह संबंधित है, जो उत्तराखंड में अभी जंगलों में आग लगी है उससे संबंधित है। इसमें वहाँ की सरकार पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यह पिरोल लो पैसे लो अभियान का मतलब है कि वहाँ पे जो पेड़ के पत्ते हैं इनको इकट्ठा करके मतलब वहाँ जमा करना है, अलग वहाँ से हटा के। तो जिससे क्या होगा कि जो आग बढ़ रही है, पत्तों में पकड़ पकड़ के आगे बढ़ रही है, उसकी प्रक्रिया दर तेज़ी से जो बढ़ना है वो कम हो जाएगी। तो जो सूखे पत्ते हैं जैसे पिरूल है, चीड़ के पेड़ की पत्ती है, एकत्र करेंगे और उन्हें निर्धारित पिरूल संग्रह केंद्र में ले जाएंगे। इस अभियान के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आग को फैलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका वन क्षेत्र में पत्तियों को इकट्ठा कर उसे वहाँ से हटा देना होता है। अन्य योजनाएं की बात करें तो अन्य योजनाएं जैसे चालू हुई हैं, जैसे नंदिनी कृषक योजना है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक, नंदिनी कृषक योजना ये है उत्तर प्रदेश की, नंदिनी कृषक योजना यूपी की थी। और बात करें महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में है। और उसके बाद बात करें मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान की है। ठीक, तो इस प्रकार की हर राज्य में अलग अलग योजनाएं चालू हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश ने पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए भारत की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल के लिए बिजली खरीद समझौता किया? श्रीलंका, भूटान, नेपाल या चीन? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल श्रीलंका ने हस्ताक्षर किए हैं अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल के लिए। ठीक, यह समझौता पूर्वोत्तर क्षेत्र में 484 मेगावाट क्षमता की विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए है। ठीक, और बिजली खरीद समझौते की मुआवजा दर 8.2 सेंट प्रति किलोवाट है। अगला प्रश्न हमारा है, मई 2024 में किस बैंक ने एनआरआई कस्टमर के लिए, एनआरआई उसे बोलते हैं जो अप्रवासी होते हैं ना, कस्टमर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों से यूपीआई सुविधा शुरू की? मतलब जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में हैं और उनको पैसा भेजने में दिक्कत होती है तो उसके लिए ये सिस्टम लागू हुआ है। तो इसमें किस बैंक ने हस्ताक्षर किए? तो एचडीएफसी, एसबीआई, आरबीआई या आईसीआईसीआई बैंक? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक है। इसके बारे में बात करें तो आईसीआई बैंक ने अनिवासी भारतीय एनआरआई जिसे बोलते हैं ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है, जिससे वे भारत में तत्काल यूपीआई भुगतान करने के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकेंगे। ठीक, और कहीं भी अपना देश छोड़ के अलग रहेंगे तो वहाँ तुरंत पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ये सुविधा है। अगला हमारा प्रश्न है, अग्रणी भारतीय फिनटेक कंपनी सेतु ने भारत के पहले बड़े भाषा मॉडल का अनावरण किया, इसका नाम क्या है? सारा है, ईरा है, देविका है, सेसम है? तो इसका जो राइट आंसर डी है, सेसम इसका नाम दिया गया है।
यह विशेष रूप से बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। सेशन का अनावरण अद्भुत इंडिया में हुआ है, जो गैर लाभकारी संस्था पीपल प्लस AI द्वारा आयोजित किया एक कार्यक्रम था। यह मॉडल उद्यमों को क्रेडिट के अंडर राइटिंग, धोखाधड़ी का पता लगाने, ऋण निगरानी और व्यक्तिगत वित्त सलाहकार जैसी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 2024 में भारत की सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया? हरेंद्र सिंह, अमोल मजूमदार, स्कॉट फ्लेमिंग या सौरभ गांगुली? तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन, स्कॉट फ्लेमिंग को बनाएगा। हरेंद्र सिंह ये हॉकी के बने कोच अभी, और अमोल मजूमदार की बात करें तो ये क्रिकेट से संबंधित अभी बने हैं, और इसका राइट आंसर फिलहाल सी है, स्कॉट फ्लेमिंग बनाए गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 2024 में किस देश ने जू फेई हांग को भारत का राजदूत नियुक्त किया है? तो चीन, मलेशिया, म्यांमार या सिंगापुर? राइट आंसर इसका चीन है। ठीक, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वरिष्ठ राजनयिक जू फेई हांग को बनाया है। यह वेई दोंग की जगह लेंगे, और वेई दोंग जो है विदेश मंत्री के पद पर कार्यरत है। बीजिंग इसकी राजधानी है, और शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक, और बात करें अगले प्रश्न की, सीमा सड़क संगठन ने सिंकुला टनल का निर्माण शुरू किया है। यह टनल किस राज्य में? उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश या सिक्किम? तो यह जो टनल बन रही है हिमाचल प्रदेश में बन रही है। यह जल निर्माण सिंकुला पास के नीचे आवागमन के लिए किया जाएगा। यह हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी और लद्दाख की जास्कर घाटी के बीच में 16,580 फुट ऊंचाई पर स्थित है। अब बात करें इसकी हिमाचल प्रदेश की स्थापना की, तो 25 जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी राजधानी शिमला है। वर्तमान में CM की बात करें सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। ठीक, सुखविंदर सिंह, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो हैं वर्तमान में शिव प्रताप शुक्ला। ठीक, अगला और हींग की खेती करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य, ये भी याद रखिएगा। महाराणा प्रताप जयंती 2024 में कब मनाई गई? 8 मई, 9 मई, 11 या 10 मई? तो 9 मई को फिलहाल महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई है। इनका जन्म की बात करें तो मेवाड़ के राजा थे, और शासकों में सबसे ज़्यादा बहादुर थे। राणा जी का जन्म 9 मई 1540 में हुआ था इनका जन्म, और इनकी वीरता और साहस को याद करने के लिए यह जश्न के तौर पर मनाया जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध इन्होंने लड़ा था 1576 में अकबर के साथ, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई थी और अकबर जीता था। ठीक, और आगे प्रश्न हमारा है, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई U22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते? 42, 43, 50 या 46? तो इसका राइट आंसर फिलहाल 43 पदक जीते हैं। अब इसके बात करें तो इसमें कुल 12 जो पदक थे, 12 गोल्ड थे, और 14 रजत हैं, और 17 कांस्य। ठीक, 17 कांस्य पदक, टोटल 43 पदक इसने जीते भारत ने। यह मेज़बान कजाकिस्तान सबसे टॉप पे था, उसने 48 पदक जीते हैं। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम 10 मिनट में ही 10 प्रश्न करवा देते हैं। तो बेहतर ढंग से जो भी हमसे होता है हम बेहतर से बेहतर कराने का प्रयास करते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और बाद में लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें जो भी मेरे नए दोस्त हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक्स क्लास देखने के लिए।